नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। बहुत सारे पेशेंट्स वेरिकोसील के समझना चाहते हैं कि उनसे फर्टिलिटी का जो डिस्टर्बेंस है या फर्टिलिटी जो मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है वेरिकोसील के थ्रू, तो वो क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, उसके पीछे रीज़न्स क्या होते हैं। देखो, सिंपली सी बात बोलूँगा मैं आपको, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है पहले आर्टरीज़ और दूसरी होती है वेन्स। और जो वेन्स होती हैं उसी में ही वेरिकोसील डेवलप होता है। वी से वेन्स, वी से वेरिकोसील। और आर्टरीज़ का जो होता है वो ब्लड का फ्लो होता है। नॉर्मल है, वो आपके पेनाइल में भी जाता है, आपके टेस्टिकल्स में भी जाता है। अब टेस्टिकल्स को जो ब्लड सप्लाई देता है वो देती है आपकी आर्टरीज़। क्योंकि जितने भी पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को आर्टरीज़ ही ब्लड सप्लाई देती है, क्योंकि वो उसी के पास ही एक पावर होती है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड को कैरी करने की। अब ऑक्सीडाइज्ड ब्लड कौन-सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और ब्लड भी होता है और साथ में न्यूट्रिशंस भी होते हैं। अब समझो इस चीज़ को कि जिसके पास न्यूट्रिशंस का भंडार है, जिसके पास ऑक्सीजन का भंडार है, वही तो दे पाएगा किसी ऑर्गन को खाना-पीना और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगा। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, वेरिकोसील होने के बाद हमारी एंट्री जो होती है वो आर्टरीज़ के थ्रू होती है और एग्ज़िट जो होती है वो होती है हमारी वेन्स के थ्रू। अब वेरिकोसील हुआ वेन्स के थ्रू, वेन्स में जाकर वेरिकोसील डेवलप हुआ। अब डेवलप हो गया, नॉर्मल सी बात है कि वेरिकोसील जब डेवलप हुआ तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पर आपकी ब्लड को ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है, ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसका फ्लो को इरेगुलेशन की तरह मतलब इरेगुलेट कर देता है, मतलब अपोज़िट डायरेक्शन में घुमा देता है। अब क्या हुआ, आपकी एंट्री तो अच्छी थी, बट आपकी ब्लड की एग्ज़िट बुरी हो गई। अब जहाँ पर अब मान के चलो एक नॉर्मल आपका एक थिएटर है, थिएटर में अगर आपको एग्ज़िट गेट नहीं पता, तो आप इधर-उधर ढूँढोगे और जब आप इधर-उधर ढूँढोगे तो क्या होगा कि आपके थिएटर में केओस हो जाएगा, बहुत सारी भीड़ आ जाएगी। वो उस भीड़ के निकलने की जब जगह नहीं मिलेगी, तो दूसरे जो और थिएटर में आने वाले लोग हैं, वो कैसे आएँगे? सिंपल सी बात है, कहीं पे भी या आप एक ट्रैफ़िक जाम को ही समझ लीजिए, ट्रैफ़िक आपकी एक सीधी रोड जा रही है, सीधी रोड जाते-जाते बीच में कहीं स्टक आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आस-पास के जो लोग हैं या आस-पास के जो ट्रैफ़िक है, वो किस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगा? साइडों से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर उनको जगह मिलेगी, वो वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा। बट जब वो वहाँ से निकलेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर एक जाम लग जाएगा लंबा-सा। वैसा सा ही थोड़ा-थोड़ा वेरिकोसील में होना स्टार्ट हो जाता है। जब साइडों से ब्लड का फ्लो चालू हो गया, तो उसने वेन्स को फुलाना चालू कर दिया। जब आप वाल्सवा करते हैं, वो इतना फूल जाता है। अब वेन्स को क्या है, साइज़ फूलने का मतलब क्या है? जब अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, स्टमक से प्रेशर जनरेट हुआ या नीचे की तरफ प्रेशर जनरेट हुआ, उसने ब्लड के फ्लो को थोड़ा और धकेला। जब उसने धकेला तो उसने और ज़्यादा स्पीड से निकाला, तब जब आपने और स्पीड से निकाला तो आपकी वेन और फूल गई। ये वाल्सवा प्रोसीजर का होता है। अब मैं बात कर रहा था एंट्री की। अब एंट्री की आर्टरीज़ की वेन से एग्ज़िट। वेन्स वालों ने क्या किया, आपके ब्लड का रास्ता रोक लिया। अब एंट्री क्या हो गई, उससे हैम्पर हो गई, मतलब आगे का ट्रैफिक जाम तो निकला नहीं, तो पीछे से कैसे डाल दोगे। अब उसने क्या किया, जितना टाइम वो ऐसे जाता रहा, तो वहाँ पर टेस्टिकल्स ने जितना न्यूट्रिशन वो पहले टाइम के ब्लड के साथ ले पाए, दूसरे टाइप के साथ नहीं ले पाए। सिंपली बोलूँगा, मान के चलो आपका ऑक्सीडाइज ब्लड आया, उसने जितना ऑक्सीजन जितनी उसने खाना पीना लेना था उसने तो ले लिया जितनी उसकी यूसेज थी। ठीक है? अब क्या हुआ, जब वो एग्ज़िट ही नहीं है तो दूसरा न्यूट्रिशन कैसे देगा वो? जब उसके पास एग्ज़िट की रास्ता ही ब्लॉक है, धीरे-धीरे ब्लड रिस मतलब धीरे-धीरे ब्लड जा रहा है, धीरे-धीरे ब्लड वहाँ से फ्लो कर रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर रास्ता रोक लिया, जिसकी वजह से वेरिकोसील में आपके टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाए। अब इसके सिम्पटम्स कहते हैं। अब क्या होता है कि पेशेंट को जब वहाँ पर टेस्टिकल्स में पूरी पावर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, आपके स्पर्म जो बनाते हैं वो आपके टेस्टिकल्स बनाते हैं, ये याद रखो। हॉर्मोन्स भी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आपके टेस्टिकल्स बनाते हैं, साथ में आपके जो स्पर्म है वो भी आपके टेस्टिकल्स बनाते हैं। अब टेस्टिकल्स को क्या हुआ, दिक्कत हो गई। अब वो कह रहा है कि मेरे को पूरा न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा, अब मैं न्यूट्रिशन से बनाऊं कैसे। अब देखा जाए तो हमारे जो स्पर्म होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो अब प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें सारे मिनरल्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब जो प्रिस्क्रिप्शन जो देखते हैं डॉक्टर्स की, अगर आप देखो तो वो आपको देता क्या है, अगर आपको इनफर्टिलिटी होती है तो उसमें इनफर्टिलिटी में आपको आपको सारे मल्टीविटामिन्स देगा। ठीक है, इसके साथ आपको जिंक की टैबलेट्स देगा, प्रोटीन की देगा, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स देगा, ऐसी चीज़ें वो आपको देगा। वो क्यों देगा, क्योंकि वो चीज़ आपके टेस्टिकल्स तक पहुंच नहीं पा रही, जिसकी वजह से वो अलग से देनी पड़ रही है।
इस वजह से क्या होता है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो स्पर्म प्रोडक्शन में थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे कहते हैं कि आपका एक अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है या एक मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब बट वो मैकेनिज्म या वो फैक्ट्री धीरे धीरे करके ओवरलोड होने की वजह से धीरे धीरे काम की क्षमता कम हो गई। मान के चलो आपके पास 4 मशीनें हैं और आपके पास 20 लेबर है, ठीक है, वही काम समझ लो कि 20 लेबर खड़ी हुई है, वो काम नहीं कर रही है, तो उसने क्या किया, 4 मशीन का भी काम जो था वो भी धीरे धीरे करके कम करना चालू कर दिया। अब 4 मशीनों की वजह से वो प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो गई। अब वो प्रोडक्शन कम हो गई, उसकी क्वालिटी भी कम हो गई। कहते हैं ना, अगर एक मशीन पे एक बंदा काम करे या 2 बंदा काम करे फिर तो ठीक है, अगर उस पर ही 10 के 10 बंदे काम करना चालू कर दे तो वो खराब हो जाएगी। सेम कंडीशन वो हो गई कि वहां पर क्या हुआ कि उस मशीन पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई एट ए टाइम। वैसे तो फ्लो में चलते रहते कि 4 आ रहे, 4 जा रहे, 4 आ रहे, 4 जा रहे, 4 आ रहे, 4 जा रहे। अब क्या हो गया, अब एकदम से 20 आए, 20 ने जितना काम किया भीड़ भाड़ में, वो जितना काम कर पाए उतना काम निकाल के उन्होंने दे दिया। अब उसमें क्वालिटी भी ख़राब, सारी आपकी फर्टिलिटी की जो डिस्टर्बेंस है, मोटिलिटी भी ख़राब, ये सारी चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी के साथ जुड़ गई। अब वो वहाँ से निकल गया, एक तरीके से स्पर्म जो है वो निकला, तो उसमें क्या देखा हमने, हमने देखा कि आपकी जो मोटिलिटी थी वो इम्बैलेंस हो गई, आपकी मॉर्फोलॉजी थी वो थोड़ी ख़राब हो गई, उसका स्पर्म प्रोडक्शन जो पहले निकलना चाहिए था 60 70 या 80 तक, वो निकल रहा है 40 30 20 तक। ये सारी चीज़ें दिक्कत आपको कॉज ऑफ वेरिकोसील डेवलप हो जाती है। अब एक और फैक्टर भी इस पर काम करता है, वो करता है वेरिकोसील के साथ टेम्परेचर। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये वैसे मैं 1-2 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री कम रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस। अब वो इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस कैसे हुआ, देखो नॉर्मल सी बात है, जब आपका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है ना, वो स्टैटिक हो जाता है। अब स्टैटिक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि जब पुराना ब्लड हम जब भेज रहे हैं, या समझ लीजिए जो थोड़ा सा रुक रुक कर धीरे धीरे जा रहा है, वो अपना जो टेम्परेचर है ब्लड का वो मेंटेन नहीं कर पा रहा। वो जब मेंटेन नहीं कर पा रहा तो उसने क्या किया, आपको एक गरम गरम फील देनी चालू कर दी टेस्टिकल्स में। कभी आप मास्टरबेट करते होगे तो मास्टरबेशन के बाद 1-2 दिन या इंटरकोर्स करने के बाद आपको ऐसा लगता होगा टेस्टिकल्स गर्म हो रहे हैं, वो मेरे को बर्निंग बर्निंग से लग रहे हैं। अगर आपको बर्निंग बर्निंग से लग रहे हैं या टेस्टिकल्स गरम गरम लग रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ का ब्लड का फ्लो धीरे धीरे जा रहा है। अब कुछ पेशेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि मेरे को फ्लो पता चलता है। फ्लो पता चलता है जब वो जाता है, या जिसे मैं बोलूँ जब वो निकलना चालू करता है तो फ्लो पता चलता है। फ्लो इसलिए उनको ऐसे एहसास होता है क्योंकि जब कोई भी रास्ता आपने ब्लॉक किया हुआ था, अब ब्लॉकिंग के बाद उसको खोलना स्टार्ट किया तो उसने उसको स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे डालना। ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ था, अब ब्लड का टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से उसने क्या किया, टेस्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा गर्म खून देना चालू किया, जिसकी वजह से 2.5 डिग्री जो डिफरेंस बता रहा हूँ ना, वो 2.5 डिग्री का डिफरेंस जो है वो आपको गर्म एहसास दे देता है टेस्टिकल्स में वेरिकोसिल के पेशेंट को, जिसकी वजह से भी हमारे जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, स्पर्म मोटिलिटी वो डाउन हो जाती है। अब बेसिकली ये तो समझ में आया कि फर्टिलिटी हमको होती किस रीज़न से है। अब ये समझो कि उसका इलाज कैसे करना है। इलाज देखो सिंपल है, मैं अपनी हर एक वीडियो में वेरिकोसील के पेशेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि पैरों को वो दीवार के सहारे लगाकर आप 20-20, 25-25 मिनट लाई डाउन हो जाइए, थोड़ी देर लेट जाइए, टीवी देखना टीवी देखो, गेम खेलने गेम खेलो, जो मन में आए वो करो। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने ब्लड की सप्लाई सही करनी है। अगर ब्लड की सप्लाई उस तरफ अच्छी हो गई तो आपके टेस्टिकल्स अपनी काम से चूकेंगे नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन आप कर सकते हो, तो आपने सिर्फ 2 बार ही ऐसे करना है जिसकी वजह से प्रॉपर उनको डाइट मिलती रहे, टेस्टिकल्स को अपना खाना पीना मिलता रहे, जिसकी वजह से उनको दिक्कत कोई नहीं आएगी। वो अपना काम थोड़े, ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्मल बॉडी के से जिनको वेरिकोसिल नहीं है उनसे थोड़ा सा कम काम करे, बट काम वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देती है। और इसके साथ अपनी डाइट रिफॉर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को वेरिकोसिल तो होता ही, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी होती है, तो अपनी डाइट रिफॉर्म करिए। डाइट रिफॉर्म में क्या करें कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स को ज़्यादा ऐड करें और कुछ चीज़ों को छोड़ दें जो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस्ट्रिक इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि आज की डेट में मूली चल रही है, गोभी चल रही है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर दें। जैसे फूल गोभी आजकल बहुत सस्ती हो जाती है तो लोग खाना चालू कर देते हैं, हर चीज़ में गोभी डाल देते हैं, गोभी आलू बन रहा है, गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कर देना जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।
इसके साथ राजमा वगैरह आजकल बहुत करते हैं कि हाँ भाई राजमा खाया करो, प्रोटीन होता है, ये है वो है। देखो राजमा जिसको पच जाए बहुत बढ़िया, जिसको ना पचे उसको ये वेरिकोसील की जैसे दिक्कत होती है ना, ये बढ़ा देती है। तो कुछ चीज़ें जो आपको इशू, क्योंकि हर एक बॉडी जो है वो इंडिविजुअली अलग है दूसरे से। अब मेरी बॉडी शायद आपसे अलग है, क्या पता मेरे को मटर पचते हो, आपको नहीं पचते हो, या मेरे को मटर नहीं पचते। वैसे तो सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात ही बोल देता हूँ, मेरे को मटर खाने से गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है आपको भी हो। तो ये अलग अलग बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो चीज़ों को समझो, जो चीज़ आपको दुखी दे रही है, परेशान कर रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन कर रही है, आपको गैस्ट्रिक इशू दे रही है, उनसे आपने बचना है। खुद से जान लो। और जो कहते हैं कि ज़्यादा मिर्च मसाला और ये सब, देखो ऐसा है कि राजस्थान के जो आते हैं वो मिर्च बहुत खाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी वेरिकोसिल देखने को मिल जाता है। तो दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ, हम ना नॉर्थ ईस्ट साइड के पेशेंट्स में, वहाँ पर मिर्च मसाले थोड़े से कम खाए जाते हैं, बट वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वेरिकोसील देखने को मिल जाता है। वेरिकोसील ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेशेंट्स ज़्यादातर जो तैयारी कर रहे होते हैं, आर्मी की प्लानिंग कर रहे होते हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी ये देखने को मिलता है। अब जो मैं आपको रिपोर्ट जो आपको सामने दिखाने भी जा रहा हूँ, वो भी ऐसे पेशेंट की है जिन्होंने वेरिकोसील के साथ इनफर्टिलिटी सफ़र किया है। अब उनमें क्या था, उनको भी ये सेम दिक्कत थी, बट उनका वेरिकोसील अभी पूरे ढंग से क्योर नहीं हुआ, बट उनकी मोटिलिटी और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो पहले से काफ़ी बेटर हो गई, जिसकी वजह से वो आज की डेट में जो उनके पास रिपोर्ट है उससे आराम से कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद यही सोचा होता कि फर्टिलिटी है और ये इशू हो गया, वेरिकोसील हो गया, मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी, मैं बच्चे कैसे करूँगा, ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब उन क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक ही है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव की, तो गो थ्रू दैट ट्रीटमेंट, जहाँ पर आपको फर्टिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि पहले अगर आप कंसीव कर लोगे तो शायद आपको इशू ना आए। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम कोई भी दवाई खिला लें फर्टिलिटी के रिगार्डिंग, मतलब उनकी स्पर्म काउंट बढ़ाने के रिगार्डिंग, बट वो बढ़ ही नहीं रहे। वो वेरिकोसील की वजह से स्टक्ड हो गए हैं, एक ही जगह रुक गए हैं। 4 मिलियन 6 मिलियन बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ते ही नहीं है। तो वहाँ पर उन केसेस में गो थ्रू फिर वो वेरिकोसील, मतलब वहाँ पर ट्रीटमेंट आपने थोड़ा सा वेरिकोसील का चलाया, देन उसके बाद आपने अपना फर्टिलिटी का चलाया, तो वो चीज़ बैलेंस करके चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। अब रही बात कि आप अभी इस टाइम ये वीडियो देखते हुए बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। सोचते मतलब कि हाँ, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। तो बेचिंतित हो गए ना, कोई भी टेंशन ना लिए। नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स को सेंड कर दीजिए। क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स के बाद ही हम एक आइडिया लगा पाते हैं पेशेंट्स को क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को सीधा क्वेरी करके कहते हैं मेरे को वेरिकोसील के सिम्पटम्स हैं। अब सिम्पटम्स में हम वेरिकोसील को एक तरीके से गारंटी नहीं दे सकते ना कि आपको वेरिकोसील है, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स नहीं है तो मैं आपको कैसे क्लियर करूं कि आपको वेरिकोसील है। अब वो कहते हैं कि मेरे हैंगिंग हो रहा है, मेरे को टेस्टिकल्स में पेन हो रहा है, काफ़ी टाइम से पेन हो रहा है, बहुत अलग अलग सिम्टम्स वो काउंट कराते हैं। बट उस जगह पर अगर आप अपने आप के फैक्ट्स क्लियर कर लो, एक यूएसजी अल्ट्रासाउंड या कुछ भी स्कॉटल डॉपलर करवा लो, उससे हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो वो कैसे ठीक करना है, अगर आपको उसके साथ फर्टिलिटी इशू है तो उसको कैसे मैनेज करना है, या अगर दोनों को साथ चलाना है तो किस तरीके से मैनेज किया जाए, वो एक डॉक्टर के एंड पे छोड़ दो। कोई सा भी डॉक्टर, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात करो, आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाओ, तो अपने फैक्ट्स को क्लियर करके जाओ। क्योंकि सिंपल बोलूँगा, डॉक्टर्स के पास जाओगे, कंसल्ट करते हो और आपको लगता है कि पेन हो रहा है, तो वो आपको 4 दिन के लिए दवाई देता है, जिसमें एक पेन किलर होगा, एक पैरासिटामोल होगी और 1-2 मेडिसिन और होगी जो एलोपैथिक है। अब वो जाते हो, वो आप 4 दिन खाते हो, उसके बाद वो क्योर मिलता नहीं है। आप बिना फैक्ट्स अपने क्लियर करे हमको कॉल कर देते हो कि मेरा दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, बट उसके लिए अपने फैक्ट्स क्लियर करो और मेरे को रिपोर्ट सेंड करो। उस रिपोर्ट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा, उस बात को हम काउंटर करेंगे, देन उसके बाद उसको आपको समझाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये रिपोर्ट्स थोड़ी लगी हो कि हाँ भाई एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो आप बेचिंतित होकर मेरे को नीचे कॉल कर सकते हैं। मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस पसंद हैं, या आपको किस की चीज़ के बारे में मुझसे समझना चाहते हो। और इसके साथ अगर ये वीडियो समझ आई हो या कुछ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।